हेलो बच्चों। तो बेटे आज की क्लास में हम सेल्स मिक्स के बारे में बात करेंगे। मतलब जब कंपनी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करती है तो उस सिचुएशन में हम कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट और कंपोजिट पीवी रेशो कैसे निकालते हैं। मतलब अगर सपोज मान लीजिए एक कंपनी दो प्रोडक्ट बेच रही है तो दोनों प्रोडक्ट का मुझे इंडिविजुअल पीवी रेशो तो चाहिए ही होता है। उसके साथ साथ सर मैं कंपोजिट मतलब दोनों का कंबाइंड पीवी रेशो निकालना चाहता हूँ और मैं पूरी कंपनी का एज ए होल टोटल बेसिस पे या ओवरऑल बेसिस पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे वो हमने आज की क्लास में देखना है। ठीक है। व्हेन अ कंपनी, ठीक है सर, या बोल सकते हैं कोई फैक्ट्री भी हो सकती है सर, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो सकती है। व्हेन ए कंपनी सेल्स टू और मोर प्रोडक्ट्स एट ए टाइम हैविंग डिफरेंट सेलिंग प्राइस, जिनका सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट होता है, एंड डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट, और जिनकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है बेटे, डिफरेंट होती है। ठीक है सर, हैविंग डिफरेंट सेलिंग प्राइस एंड डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नोन। तो हर प्रोडक्ट का the relative proportion of each product in total sales is known and it is known as, और it is called, ऐसे लिख लेते हैं, it is called sales mix। जब कंपनी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रही है, सपोज मान लीजिए कंपनी एक पेन भी बेच रही है इस तरीके का और कंपनी पेंसिल भी सेल करती है, तो पेन और पेंसिल दोनों का सेलिंग प्राइस डिफरेंट होगा और दोनों की वेरिएबल कॉस्ट भी डिफरेंट होगी। तो उस सिचुएशन में हम पेन और पेंसिल का अलग अलग पीवी रेशो तो निकालेंगे ही, लेकिन हम पूरी कंपनी के लिए इन दोनों प्रोडक्ट का कंबाइंड पीवी रेशो भी निकालेंगे। और अगर पूरी कंपनी की टोटल 1,00,000 रुपये की सेल होती है, जिसमें से इस पेन की सेल्स का शेयर 60% है और पेंसिल की सेल का शेयर 40% है, तो जो 60 और 40 का रेशो होगा, इस रेशो को हम सेल्स मिक्स बोलेंगे। ठीक है सर। टोटल सेल्स में डिफरेंट प्रोडक्ट का जो सेल्स का प्रोपोर्शन होता है, उस पूरी प्रोपोर्शन को हम सेल्स मिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। इन दिस केस sometime it is required to calculate composite। ठीक है बेटी, कंपोजिट का मतलब क्या है बेटा, ओवरऑल पीवी रेशो एंड composite break even point of a company as a whole when all products are taken together। हम सारे प्रोडक्ट को एक साथ ले लेते हैं और हम सबका कंबाइंड प्रॉफिट और लॉस, हम कंबाइंड पीवी रेशो और कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। तो वो किस तरीके से किया जाएगा और एग्जाम में इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इस पर डिस्कस करनी है। ठीक है सर। एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। सपोज मान लीजिए एक कंपनी दो तरीके के प्रोडक्ट बेचती है। एक प्रोडक्ट ए है बेटा और दूसरा क्या है, बी है। इसका जो सेलिंग प्राइस है रुपीज पर यूनिट में मान लीजिए 20 रुपये का है, इसका 50 है सर। इसकी वेरिएबल कॉस्ट
रुपीज़ पर यूनिट में 10 रुपये की है, इसकी 30 रुपये की बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ठीक है बेटे, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो 20 माइनस 10 कंट्रीब्यूशन निकलेगा आपका पर यूनिट का, ये 10 रुपये का आ गया बेटा और ये 20 रुपये का आ गया। और अगर हमें पीवी रेशियो निकालना हो प्यारे बच्चों, तो पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, राइट सर। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 10 रुपये का है और सेल्स आपके यहाँ पे बेटा 20% है, तो यहाँ 50% का पीवी रेशियो आता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका 20/50 40% का पीवी रेशियो आता है। मान लो ये जानकारी क्वेश्चन में आपको गिवन है। आगे क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, ठीक है। और कहता है कंपोजिट पीवी रेशियो निकालना है एंड कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन यूनिट्स एंड इन अमाउंट व्हेन अब क्वेश्चन में आगे बोलता है व्हेन फर्म सेल्स 100 यूनिट्स of product A and 300 units of product B, ठीक है सर। कहता है कंपनी फर्म ए की 100 यूनिट बेचेगी और फर्म बी की 300 यूनिट बेचेगी। तो आपको कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, कंपोजिट पीवी रेशियो निकालना है और कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में और अमाउंट में। क्वेश्चन में आगे बोलता है कि गिवन दैट, ये गिवन है कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट बेटा हमारी 17,500 की है, 17,500 रुपये की हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो आपको कंपोजिट पीवी रेशो और कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट से और फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलिए बच्चों, तो बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर बाद में इसको रफ करके इसको मिटा के बाकी पोर्शन यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो जो प्रोडक्ट ए और बी है इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाल लिया है, या मान लीजिए ये क्वेश्चन में गिवन था कि इसका कंट्रीब्यूशन 10 रुपये का है, इसका कंट्रीब्यूशन 20 रुपये का है, ठीक है सर। और पीवी रेशियो भी हम निकाल चुके हैं बेटा। पीवी रेशियो इसका 50% और 40% है, ठीक है सर, 50% एंड 40%, राइट सर। और उसके बाद ये सब करने के बाद हम इसके बाद इसका और कर सकते हैं सर क्वांटिटी कितनी है बेटा सेल्स में, तो इसकी 100 यूनिट है और इसकी 400 यूनिट है ना। तो बेटा सबसे पहले करेंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, ये चलो पहले मैं इतना ऐसा बेटा मिला देता हूँ। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। चलिए सर, तो यहाँ से आगे देखते हैं। इतना पोर्शन बेटे में मिटा देता हूँ यहाँ से। चलो ये भी मेरे काम का नहीं है, मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है। और सेलिंग प्राइस आपको ध्यान रखना है कि ए का सेलिंग प्राइस 20 रुपये था और बी का सेलिंग प्राइस 50 रुपये था, ठीक है सर। तो यहाँ से बात करते हैं आगे। चलिए, अगर यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस की बात करें
तो सेलिंग प्राइस मैं लिख लेता हूँ, इसका 20 पर यूनिट सेलिंग प्राइस है और इसका 50 रुपये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले सर हम क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, हम कंपोजिट्स ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो किस तरीके से काम किया जाएगा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सर मैं रेशियो ले लूँगा इनकी क्वांटिटी का। तो ए और बी की अगर मैं क्वांटिटी का रेशियो लूँ तो 100 यूनिट्स और 400 यूनिट्स हैं, 300 यूनिट्स है बेटी, तो ये 1:3 आपका यहाँ से आएगा। यहाँ से मैं निकालूंगा कंपोजिट या बोलूँगा वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। ये बेटा कैसे निकालेंगे, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 रुपये का है। ठीक है सर, प्रोडक्ट ए का, और इसका कंट्रीब्यूशन बेटा 20 रुपये का है। इसको वेट कर देंगे सर क्वांटिटी के रेशियो से 1/4 और यहाँ पर 3/4। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 10 आ जाएगा और सर ये 60 आ जाएगा, बाई 4 आ जाएगा, तो रुपीज़ 17.5 पर यूनिट। ये यहाँ से सर हमारा क्या आ गया, यहाँ से बेटा हमारा वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहता हूँ यूनिट्स में, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट्स अगर मैं यूनिट्स में निकालना चाहता हूँ पहले बच्चों, तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। मैं लिखूँगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में 17,500 गिवन थी और सर ये 17.5 है। इसको डिवाइड कर लो तो ये आपका आ जाएगा सर 1000 यूनिट्स, है ना सर, 1000 ही आएगा, 17,500 डिवाइड बाय 17.5, तो सर ये आपका 1000 यूनिट का यहाँ से निकल गया है। तो टोटल हमें 1000 यूनिट सेल करनी चाहिए ए और बी की मिलाकर, सो दैट हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। अब इस 1000 यूनिट में बेटा ए की कितनी होगी और बी की कितनी होगी। ठीक है सर, तो हम यहाँ से लिखेंगे शेयर इन ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, किसका सर ए का कितना होगा, तो 1000 यूनिट, रेशो 3 था तो 1/4, 250 यूनिट हमें ए की बेचनी चाहिए बी, और सर इसी 1000 का 3/4 करते हैं। इसी 1000 का अगर हम 3/4 कर देंगे मेरे बच्चों तो 750 यूनिट ये आ जाएगा। ठीक है, इसी को बेटा अगर हमें रुपीस में लाना हो, ठीक है, तो अगर मैं 250 यूनिट की सेलिंग प्राइस से इंटू कर दूंगा, 250 इंटू सेलिंग प्राइस 20 रुपये का सर, तो ये इसकी सेल वैल्यू आ जाएगी। 750 की अगर मैं 50 से इंटू करूँगा सर तो ये सेल वैल्यू आ जाएगी, और दोनों को जोड़ दूंगा तो दोनों को जोड़ने के बाद मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में आ जाएगा। राइट, तो ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में निकालने के लिए मुझे इसकी सेल्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी सेल्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सेल्स वैल्यू निकालने के लिए मुझे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर दोनों को ऐड कर दूंगा तो वहाँ से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में आ जाएगा। ठीक है सर, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहिए, अगर इस तरीके से नहीं निकालना चाहते, लाइक ब्रेक इवन पॉइंट आपको सेल्स में निकालना है लेकिन आप यूनिट्स को यूज नहीं करना चाहते, या कभी कभार क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन ही नहीं होती, आपको सीधे सेल्स वैल्यू गिवन होती है और जो प्रोडक्ट होते हैं उसका पीवी रेशियो दिया होता है। राइट, तो जब यूनिट पता ही नहीं होगी तो आप कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में कैसे निकालोगे। इसके लिए सर फिर आपको यहाँ पर देखना है, मैं यहाँ करवा देता हूँ, जहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में सर। तो पहले मैं क्या करूँगा, कंपोजिट यहाँ निकालूंगा, पहले मैं रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू, मैं सेल्स वैल्यू का रेशियो निकालूंगा ए और बी की। ए की हम क्वांटिटी बेचते हैं 100, ए की बेटा क्वांटिटी बेचते हैं 100 यूनिट है, उसका सेलिंग प्राइस 20 रुपये का है, 100 इंटू 20। बी की 300 यूनिट है बेटे और इसका 50 का सेलिंग प्राइस है, तो ये हो गया 2000 और ये हो गया बेटा आपका 15,000, तो यहाँ से आपका 2:15 आ जाएगा।
ठीक है सर। अब यहाँ से आप कंपोजिट या बोल सकते हैं वेटेड पीवी रेशो निकालोगे, कंपोजिट या वेटेड पीवी रेशो। ये कैसे निकलेगा सर? पहले ए का पीवी रेशो पड़ेगी 50% है बेटे, 50%, इसका 40% है, ठीक है सर। 50 + 40%, परसेंटेज बेटा एक ही बारी में बाहर लगा दो। रेशो है 2/15, तो इसका 2/15 कर दो, और इस 40 का सॉरी 2/17 है ना, 2/15 क्या हो जाएगा 2/17, और 40 का 15/17 कर देंगे। ये करने के बाद प्यारे बच्चों क्या किया जाएगा, तो ये 50 × 2 ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा बेटा आपका 15 × 4 = 60, 600/17, तो सर ये आपका 700/17% आ गया, ठीक है सर। 700/17%, इसको आपको डिवाइड नहीं करना है बेटा, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, जो कि हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अगर आप डिवाइड कर दोगे और पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लिखोगे, तो फिर आगे फर्दर सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है उसमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन एरर होने का चांस रहता है। तो जो भी आया बेटा इसको मैंने फ्रैक्शन में छोड़ दिया, ठीक है। ऑल्दो अगर कंपोजिट पीवी रेशो ही निकालना होता तो फिर मैं इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन में भी आंसर निकालूंगा, पर जब मुझे कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीस में, जो कि मेरा फाइनल आंसर होगा, तो इसको पहले मैंने यहाँ फ्रैक्शन में छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, उसके बाद मेरा एक काम को इतना कर लो, तो मैंने ये यहाँ से ये सॉल्व किया है, ये सॉल्व किया है, ये आप लिखो, फिर मैं इस पोर्शन को मिटा के इससे आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, आप कभी भी इस वीडियो को स्टॉप करके इसका पोर्शन नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा अगर मैं ये पोर्शन को अब रफ करता हूँ, जी, अब यहाँ से अगर मैं कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहता हूँ अमाउंट में, तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंपोजिट पीवी रेशो, या वेटेड पीवी रेशो भी इसको हम बोल सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट हमारी 17,500 थी, और ये 700/17% आए। इसको आई कैन राइट 17,500 और ये 700 × 17,000 है ना, क्योंकि ये बेटा परसेंटेज था तो अपन में 100 हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1750 डिवाइड बाय 7 × 17, तो बेटा ये हमारे पास 42,500 का कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट आ गया रुपीस में। तो शेयर इन ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट, अगर इसमें ए का प्रोडक्ट निकालना चाहिए तो 42,500 का हम कर देंगे बेटा, जो सेल्स का रेशो था 2/17, तो डिवाइड बाय 17 × 2, तो ये आया बेटे 5,000, ठीक है। और जो बी है आपका ये 42,500 का 15/17, ठीक है, 42,500 डिवाइड बाय 17 × 15, 42,500 डिवाइड बाय 17 × 15, तो यह है बेटा 37,500 है ना सर। इसको जोड़ दोगे तो ये 42,500 आ जाएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब हमने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाला था तो इसकी आई थी 250 यूनिट्स, इसकी आई थी 750 यूनिट, लेकिन इसका सेलिंग प्राइस 20 रुपये का था और इसका सेलिंग प्राइस 50 रुपये का था। तो मैंने कहा था कि अगर आप वहीं पर यूनिट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से, ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस 20 रुपये का है, और यहाँ इंटू कर देंगे बेटा इसकी यूनिट को इसके सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ से आपको टोटल 42,500 का ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट का मालूम चल जाएगा, ठीक है सर। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन फिर मैंने सेल्स वाले से कराया क्यों, क्योंकि कभी कभार यूनिट्स नहीं गिवन होती, आपको सीधे सेल्स वैल्यू गिवन होती है ना। बोलेगा कि ए की सेल्स 50,000 रुपये की होती है, बी की सेल्स 80,000 रुपये की होती है, दोनों का पीवी रेशो इतना है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, और बोलेगा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो फिर उस सिचुएशन में आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ऑलराइट, इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं इसको।
चलिए बच्चों, कभी कभार बेटा जैसे हमने इस तरीके से किया तो आप इस क्वेश्चन को और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी आपको मैं बेटा बता देता हूँ। ठीक है, चलो ऑल्टरनेटिवली बेटे आप सेम क्वेश्चन को और सिंपल करके भी कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली सर हम ऐसे भी कर सकते हैं सर, अगर ये आपका प्रोडक्ट ए है, ये बी है और यहाँ बेटा टोटल ए है। ठीक है सर, तो सबसे पहले बेटा क्वांटिटी जो सोल्ड है इसकी हम सेल कर रहे हैं क्वांटिटी 100 यूनिट, इसकी सेल कर रहे हैं बेटा 300 यूनिट। ठीक है बेटा, और बेटा टोटल यहाँ पे मैं नहीं कर रहा क्योंकि जो ये प्रोडक्ट हमारा है ये अलग अलग हो सकता है कि ये आपका किलोग्राम में मेजर किया जा रहा है और हो सकता है कि बेटा ये आपका नंबर्स में मेजर किया जा रहा है। तो मैं फिलहाल वहाँ टोटल वाले पे इसको ऐड नहीं किया। अब मैं लिखूँगा सर इसकी सेल्स वैल्यू, है ना, सेल्स वैल्यू कितनी कितनी इनकी, या सिंपल सेल लिख लो। तो सर सेल्स कैसे कैसे निकलेगी, ए की जो सेल होगी वो 100 × 20 होगी और बी की जो सेल होगी वो 300 × 50 होगी। तो इसकी जो सेल्स वैल्यू है ये आ गई आपकी 100 × 20 2000 और ये आ गई बेटा आपकी 15,000। ये इस तरीके से हमने लिख ली। ठीक है, उसके बाद फिर बेटे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसकी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये की थी और इसकी वेरिएबल कॉस्ट बेटा 30 रुपये की थी। तो 100 × 10 ये आपका बेटा 1000 हो गया और सर 300 × 30 ये आपका 9000 आ गया। राइट सर, ये सब करने के बाद आप कंट्रीब्यूशन निकालो। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, सेल्स मैंने वेरिएबल कॉस्ट, तो 2000 मैंने 1000, यहाँ कंट्रीब्यूशन 1000 का आया, 15 मैंने 9, यहाँ कंट्रीब्यूशन 6000 का आ गया। यहाँ से बेटा टोटल निकाल लो, 15 2 ये 17,000 की सेल्स वैल्यू हो गई, 1000 × 9000, 1000 + 9000 ये आपका 10,000 हो गया। ठीक है, और 2 × 6 बेटा ये आपका 8000 हो गया। ठीक है, 15 17 9 और 1 ये हो गया आपका 10 और फिर यहाँ पे हो गया आपका 2000 - 1 ये बेटा 1000 आएगा ना, 2000 में से 1 गया कितना आएगा, 1000 आएगा। तो ये यहाँ से 7000 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद 7000 आना चाहिए और ये भी 7000 ही आपको आना चाहिए। टोटल यहाँ से ये आ गया। ये करने के बाद सिंपली आप क्या करोगे सर, आप यहाँ से कंपोजिट पीवी रेशियो निकाल लो। कंपोजिट पीवी रेशियो कैसे सर, इसका फॉर्मूला होगा टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स और इसकी इंटू कर देंगे 100 से। टोटल कंट्रीब्यूशन बेटा कितना है, इसका 7000 आया, टोटल सेल बेटा 17,000 है इंटू 100, है ना। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, तो ये 700/17% आ गया। इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हो सर, ये आ गया। और यहाँ से अगर मुझे सर कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो अमाउंट में सर, तो वो मैं कैसे करूँगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंपोजिट पीवी रेशियो। तो अगर मैं 17,500 को डिवाइड कर दूंगा 700/17% से, तो ये 42,500 आ जाएगा। ठीक है सर, 42,500 आने के बाद फिर मैं इनकी जो सेल्स का रेशियो होगा 2000 और 15,000 उसका रेशियो लेके दोनों की सेल्स की अमाउंट भी निकाल सकता हूँ। तो कंपोजिट पीवी रेशियो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके भी किया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट करो और सी में इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा ही है जैसा भी आपको मैंने कराया है, उसमें केवल सेल्स मिक्स चेंज किया है। लाइक बोलता है ए की 300 यूनिट, बी की 200 यूनिट, बाद में बोल देगा बी की 200 क्या नाम है, ए की 200 यूनिट, बी की 300 यूनिट। इस तरीके से आपको ओवरऑल बेसिकली पीवी रेशियो निकालना है और ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। राइट, इतना करो पहले, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए आई गेस आप लोगों ने कर लिया है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। देखो सर, एक इस तरीके का क्वेश्चन है। मान लीजिए कहता है अ कंपनी सेल्स 3 products PQR in sales mix of 40%, 30% and 20% रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, कंपनी क्या करती है, 3 प्रोडक्ट बेचती है PQR, सेल्स मिक्स है 40%, 30% और 20%। ठीक है सर, इट्स एनुअल बजटेड सेल्स आर रुपीज 1,60,000। फिक्स कॉस्ट जो है बेटे, फिक्स कॉस्ट जो है मान लीजिए वो 40,000 है। ठीक है सर, 40,000 की हमारी फिक्स कॉस्ट है। और उसके बाद क्वेश्चन कहता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट वर एज फॉलो। हर प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके से है। ए के बारे में कहता है 50% ऑफ सेल, बी के बारे में कहता है 70% ऑफ सेल्स, मतलब जो भी इसकी सेल्स की वैल्यू होगी उसका 70% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। और सी के बारे में कहता है 80% ऑफ सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट एट दिस सेल्स मिक्स। आपके इस सेल्स मिक्स पे कितने का प्रॉफिट होगा वो आपको निकालना है। आल्सो फाइंड कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। आपको सर अब क्या करना है, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पर आपको पर यूनिट में डेटा नहीं दिया है, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं गिवन है, तो समझ जाओ आपको यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालना है वो रुपीस में निकालना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन लिखिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है बेटे, एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एक कंपनी 3 प्रोडक्ट PQR बेचती है, सेल्स मिक्स है 40%, 30%। और बेटा ये भी 20% नहीं होगा क्योंकि इन सब का जो टोटल है वो 100% के बराबर होना चाहिए। तो बेटा इसको भी 30 लेना पड़ेगा, फिर 40, 30, 30। ठीक है, क्योंकि सेल्स मिक्स का अल्टीमेटली सर फाइनल आपका टोटल 100% के बराबर आना चाहिए। मतलब जितनी भी सेल्स होती है उसमें 40% सेल होती है P की, 30% सेल होती है Q की, और बेटा 30% सेल होती है R की। तो इन तीनों का टोटल 100% के इक्वल हो गया। हमारी अभी जो सेल्स है वो 1,60,000 है। समझ जाओ एक साथ में 40% P की सेल है, 30% Q की सेल है और 30% सर किसकी सेल है, R की सेल है। फिक्स कॉस्ट 40,000 की है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी बेटा उसका परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है। ए का जो भी सेल्स वैल्यू है उसका 50% वेरिएबल कॉस्ट है, बी की जो भी सेल्स वैल्यू है उसका 70% वेरिएबल कॉस्ट है, और सी की जो भी सेल है उसका 80% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। क्वेश्चन में कहता है कि आपको बताना है कि इस सेल्स मिक्स पे, जो क्वेश्चन में सेल्स मिक्स गिवन है 40, 30, 30, इस पर आपका प्रॉफिट कितना है पहली बात तो, और सर आपको कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। फिर ओवरऑल बेसिस पे ब्रेक इवन पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी दे सकता था, बोल देगा मान लो हमने अपना सेल्स मिक्स चेंज कर दिया। सेल्स मिक्स कैसे चेंज किया, इसको कर दिया 20%। ठीक है सर, इसको कर दिया मैंने 40%, इसको कर दिया 40%। तो 20, 40, 40 पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, इस तरीके से भी आपको बोल सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, जैसे अभी सॉल्व करेंगे 40, 30, 30 लेके, वैसे 20, 40, 40 लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखिए, तो इसमें मैं करूँगा क्या, मैं ये लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट सर, मैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो मैंने इस तरीके से टेबल बना ली, फिर यहाँ पे सर मैंने प्रोडक्ट लिख दिए, कौन कौन से हैं, एक P है, एक Q है, एक R है, और फिर इसके बाद एक सर हमारा सेल्स का अमाउंट है सर, यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल जो भी इसका है। ठीक है सर, सेल्स मिक्स यहाँ पे लिख देते हैं सर, कितना कितना है। सेल्स मिक्स इसका 40% है, इसका 30% है बच्चों, इसका 30% है, और ये पूरा मिला के सर 100% हो गया। ये पहले इस तरीके से लिख दिया। ठीक है सर, अब पहले बेटा हमें सेल्स क्वेश्चन में कितने कितने गिवन है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो सेल्स टोटल क्वेश्चन में देखिए हमें 1,60,000, इस 1,60,000 का 40% हमने यहाँ पे लेना है, तो यह आ जाएगा 64,000, उसके बाद 48,000, और फिर उसके बाद 48,000। ठीक है सर, ये ले लिया हमने 16 4 जा और 16 3 जा। वेरिएबल कॉस्ट बेटा कितनी है अगर हम बात करें आगे। ठीक है सर, ये फर्स्ट हो गया, इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है बेटा सेल्स का 50%, तो 64,000 का 50% निकाल दो, 32,000। इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 48,000 का 70%। अब मुझे 48,000 का 70% निकालना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका 33,600। फिर 48,000 का भी, ठीक है सर, 48,000 कितना निकालना है, 70% सर, ये आ गया 33,600। और सर यहाँ पर 80% है, तो 48,000 का निकालेंगे 80%, तो यह आ जाएगा 38,400। ठीक है सर, ये करने के बाद 32,000 प्लस 33,600 प्लस 38,400, ये प्लस करने के बाद हमारा टोटल यहाँ से 1,04,000 आ गया है। अब यहाँ से बेटा अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूं तो कंट्रीब्यूशन होगा फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है सर, ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर सेल्स में 50% वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी का जो 50% है बेटा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो माइनस कर देंगे, यहाँ तो 32 ही आएगा। अगर यहाँ पर 80%, अगर यहाँ पर 70% से वेरिएबल कॉस्ट थी तो बाकी जो 30% बचेगा वो 30% हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, या माइनस कर लो तो 14,400 आ गया। 48,000 आर में अगर 80% आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी तो बाकी का जो 20% होगा बेटा ये हो जाएगी आपकी कंट्रीब्यूशन, तो इधर 9,600 आ गया। इसको जोड़ लो बेटा, इसमें से माइनस कर दो, तो ये 56,000 का अमाउंट आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसके बाद बेटे हम फिक्स कॉस्ट लेंगे, और फिक्स कॉस्ट सीधे हमने टोटल में असाइन कर देनी है। फिक्स कॉस्ट हम इंडिविजुअल बेसिस पे असाइन नहीं कर सकते। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी गिवन थी बेटे, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में 4,000 थी, तो मैं 40 यहाँ माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये सब करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा सर, थर्ड में से फोर्थ को लेस करने के बाद, तो सर ये मेरा 16,000 का प्रॉफिट यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, ये करने के बाद अब क्वेश्चन आगे बोलता है कि मुझे कंपोजिट या बोल सकते हैं ओवरऑल या वेटेड पीवी रेशियो निकालना है। कंपोजिट पीवी रेशियो निकालना है, तो ये बेटा मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए मैं पहले टोटल कंट्रीब्यूशन लूंगा और टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल सेल से डिवाइड कर दूंगा, 100 से इंटू कर दूंगा। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया है हमारा, 56,000 आया है। टोटल सेल्स आपकी 1,60,000 की है, तो 56,000 इंटू 1,60,000 और 100 से इंटू कर लो। तो जब मैं 56,000 को डिवाइड करता हूँ 1,60,000 से और 100 से इंटू करता हूँ प्यारे बच्चों, तो ये 35% आ जाता है। और अब अगर मुझे कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीस में, तो मैं फिक्स कॉस्ट ले लूँगा और मैं फिक्स कॉस्ट को कंपोजिट पीवी रेशियो से डिवाइड कर दूंगा। तो बेटा मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आई थी, ये आई थी 40,000, और 40,000 को मैं 35% से डिवाइड करूँगा। और जब 40,000 का 35% से
डिवाइड किया जाएगा तो बेटा ये पॉइंट में आएगा, दैट इज 11428 तो ये सर मेरी कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकल के आती है। और अगर मैं इसको सर ये टोटल सेल्स वैल्यू आई है तीनों प्रोडक्ट की, ये तीनों प्रोडक्ट का ब्रेक इवन सेल आया है, इतना सेल करने पे हमें जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा। अब इस सेल के अंदर कितनी ए की सेल होगी, कितनी बी की सेल होगी, कितनी सी की सेल होगी, ये कैसे मालूम चलेगा सर? हमें पता है 40%, 30%, 30%। तो इसी ब्रेक इवन सेल को अगर इंडिविजुअली असाइन करना हो PQR में, तो इसका अगर मैं 40% निकाल दूंगा तो वो P की सेल आ जाएगी, इसी का 30% निकाल दूंगा तो वो Q की सेल आ जाएगी, मतलब ब्रेक इवन सेल में Q का हिस्सा आ जाएगा। ऐसे ही इसी ब्रेक इवन सेल का अगर 30% निकाल दूंगा तो ब्रेक इवन सेल में R की सेल्स का हिस्सा आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में ऐसे बोल सकता है कि मान लो हमारा सेल्स मिक्स चेंज हो गया, अभी 40 30 30 था, मान लो अब हो गया आपका 25 25 50। कहता है दोबारा से नया PV रेशियो निकालो और दोबारा से इस लेवल पे प्रॉफिट निकालो। तो क्या करना है सर, 25 25 50 ले लेंगे, होगा तो वैसे ही कि टोटल सेल का 25% 50%। वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, जो भी सेल दी होगी सर, जो भी सेल आएगी उसका 50%, यहाँ पर जो भी सेल वैल्यू होगी उसका 50%। इसमें कोई चेंज नहीं होगा ना, केवल सेल्स मिक्स में चेंज होगा, ये हर पार्ट में सेम लेके चलना है आपको। वहाँ से कंट्रीब्यूशन भी आपका अलग आएगा, प्रॉफिट भी आपका क्या आएगा सर, अलग आएगा। तो मॉड्यूल में एक क्वेश्चन ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में दिया हुआ है, बस परसेंटेज थोड़ी सी सर अजीब सी दे रखी है। जैसे एक की सर आपको मान लीजिए दी होगी परसेंटेज 12/1/3% है ना, या 16/2/3%, कुछ इस तरीके से है सर। वो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा, तो आई गेस वो आप लोग कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना नोट कर लो और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए बच्चों, आई गेस आपने नोट कर लिया होगा, तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से बेटा नेक्स्ट टॉपिक है की फैक्टर एनालिसिस। ठीक है बेटे, आपको ध्यान रखना है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया और जो अभी हम सेकंड लेक्चर में करेंगे, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के कोर्स में है। कुछ टॉपिक आगे करेंगे जो सिर्फ ग्रुप 2 के कोर्स में है, तो वो आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक सिर्फ ग्रुप 2 के लिए आपको करना है। फिलहाल ये ग्रुप 1 में है की फैक्टर एनालिसिस। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से बेटा ग्रुप 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 2 के लिए तो है ही, पर ग्रुप 1 में क्योंकि बेसिक आपको माइनर कॉस्टिंग सीखनी है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, और उसके अलावा बेटा थोड़े से कुछ केसेस पर दिए हुए। तो की फैक्टर के बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है सर, की फैक्टर इज एनी रिसोर्स। ठीक है सर, की फैक्टर इज एनी रिसोर्स, या बोल सकते हैं की फैक्टर इज अ रिसोर्स या इज दैट रिसोर्स, ऐसे कर लेते हैं। की फैक्टर एक ऐसा रिसोर्स होता है। बेटा जब मैं कहता हूँ रिसोर्स, इसका मतलब सर ये मटेरियल की क्वांटिटी भी हो सकता है, ये मटेरियल की क्वांटिटी हो सकता है, और सर ये लेबर आर हो सकता है, लेबर आर, और सर ये मशीन आर भी हो सकता है। ठीक है सर, और
ये सेल्स क्वांटिटी भी हो सकता है, और सर ये सेल्स की अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है सर, ऐसा कोई भी रिसोर्स, चाहे वो मटेरियल की क्वांटिटी हो, चाहे वो लेबर आवर्स हो, चाहे वो मशीन आवर्स हो, चाहे बेटा वो क्या हो, सेल्स अमाउंट हो। ठीक है सर, चाहे वो सेल्स अमाउंट हो, whose availability का मतलब हो गया बेटा सप्लाई, इज lesser than its requirement का मतलब है सर डिमांड। ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे ये पेन के 1000 पीस बनाने हैं, लेकिन 1000 पीस को बनाने के लिए मान लीजिए मुझे 500 kg प्लास्टिक चाहिए। ठीक है सर, मुझे ऐसे 1000 पीस बनाने हैं पेन के, और 1000 पीस बनाने के लिए मुझे 500 किलो प्लास्टिक चाहिए, लेकिन मेरे पास 400 किलो प्लास्टिक ही अवेलेबल है। इसका मतलब है सर मैं 1000 पेन नहीं बना सकता। तो मटेरियल 500 किलो मुझे चाहिए, मार्केट डिमांड अगर 1000 पेन की है तो 1000 पेन मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और उसके लिए मुझे 500 किलो मटेरियल चाहिए, बट एक्चुअल में मेरे पास 400 किलो मटेरियल ही अवेलेबल है। तो मटेरियल की शॉर्टेज है, उसकी सप्लाई कम है और डिमांड क्या सर ज़्यादा है। तो ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसकी सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, उसको हम की फैक्टर बोलते हैं। की फैक्टर लेबर आर भी हो सकता है। मान लो कि सर हमारे पास लेबर अवेलेबल नहीं है, हमें लेबर से जितना आउटपुट हमें बनाना है उसके लिए हमें 16,000 लेबर आवर्स चाहिए, 16,000 लेबर आवर्स हमें चाहिए, लेकिन सर अभी हमारे पास केवल 12,000 लेबर आवर्स ही अवेलेबल है। तो सर लेबर की शॉर्टेज हो गई, तो लेबर को की फैक्टर बोला जाएगा। सेम है सर मशीन आवर्स, मैं जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा हूँ या मुझे जितना आउटपुट बनाना है उसके लिए मुझे मशीन के 25,000 घंटे चाहिए, लेकिन मशीन केवल 20,000 घंटे के लिए ही मेरे पास अवेलेबल है। तो बेटा उस केस में क्या होगा, मशीन आवर्स को क्या बोल देंगे, की फैक्टर। मान लीजिए कि सर मैं मार्केट में इस पेन की 500 यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकता, 500 यूनिट से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बेच सकता, और तो मैं बना सकता हूँ 700 यूनिट्स, पर मार्केट डिमांड ही 500 यूनिट की है। तो सेल्स क्वांटिटी क्या हो जाएगी सर, की फैक्टर हो जाएगी। अगर सर मैं अमाउंट में बोलूँ कि मैं 20 लाख रुपए से ज़्यादा की सेल नहीं कर सकता, मार्केट का साइज इतना है कि मेरी सेल्स की वैल्यू 20 लाख रुपए मैक्सिमम हो सकती है, उससे ज़्यादा मैं सेल नहीं कर सकता। ऑल्दो आई कैन मैं ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, मैं प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकता हूँ सर, लेकिन सेल्स तो मैं केवल 20 लाख रुपए तक की कर सकता हूँ, मार्केट का साइज ही इतना है। तो सर सेल्स की अमाउंट को क्या बोल देंगे, की फैक्टर। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बट उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है सर, कम है, जो चीज़ हमारे लिए एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देती है, जो हमारे लिए एक कॉन्स्टेंट ले आती है, तो उसी चीज़ को की फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो की फैक्टर मटेरियल की क्वांटिटी भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है सर, लेबर आर, मशीन आर, सेल क्वांटिटी वगैरह वगैरह। ठीक है सर, की फैक्टर रिसोर्स is also called as, इसको सर लिमिटेड रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा लेबर आवर्स आर लिमिटेड, अगर बोलेगा लेबर आर लिमिटेड है इसका मतलब लेबर आवर्स की फैक्टर हो गया। ठीक है सर, और रिसोर्स इन शॉर्ट सप्लाई, या इसको हम रिसोर्स इन शॉर्ट सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर, रिसोर्स इन शॉर्ट सप्लाई के नाम से भी उसको जाना जाता है। इन केस ऑफ की फैक्टर, अगर सर में की फैक्टर गिवन है, वी कैलकुलेट contribution per unit of key factor
फॉर ईच प्रोडक्ट। मान लीजिए सर हम दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हमें कोई रिसोर्स की फैक्टर दिया हुआ है, किसी रिसोर्स की हमें लिमिटेशन बता रखी है, तो हम उस सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर फॉर ईच प्रोडक्ट निकालते हैं। इसको हम ऐसे बोलते हैं सर, इसको हम ऐसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। ठीक है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंड पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। ठीक है सर, तो इसका सर फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। सपोज सर अगर मैं ये पेन बना के बेच रहा हूँ तो इस एक पेन को बनाने पे मेरा कितना कंट्रीब्यूशन आएगा उसको मैं पहले लूँगा, डिवाइड कर दूंगा सर की फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो सर इस एक पेन से मुझे कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो मुझे यहाँ पे लिखना है। जैसे कि सर ये पेन 50 रुपये में बेचा जाता है, 30 रुपये की इसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है, तो मेरा एक पेन का कंट्रीब्यूशन 20 रुपये हो गया, 20 रुपये में ऊपर लूँगा। अब इस पेन को बनाने में जो लेबर काम कर रहा था सर, उस लेबर की हमारे पास शॉर्टेज है और कहता है एक लेबर इस पेन को बनाने में 2 घंटे लगाता है। अगर ये पेन को बनाना है तो इसमें लेबर के 2 घंटे लगेंगे। तो मैंने कहा 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन आया एक पेन से, अब मैं उसको पर घंटे में कन्वर्ट करूंगा, तो 20 रुपये कंट्रीब्यूशन और लेबर के 2 घंटे। इसका मतलब अगर लेबर 2 घंटे काम कर रहा है तो लेबर के 1 घंटे से मुझे 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। क्योंकि लेबर की फैक्टर है तो मैं लेबर की एक इकाई का, लेबर की एक यूनिट का बेस्ट यूज करूंगा। तो जो भी की फैक्टर मटेरियल होता है, जो भी शॉर्ट मटेरियल होता है या जो भी शॉर्ट रिसोर्स होगा, मैं उसकी हर यूनिट के लिए कंट्रीब्यूशन निकालता हूँ। अगर लेबर आवर्स लिमिटेड होंगे तो मैं कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालूंगा। अगर मटेरियल लिमिटेड होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल निकालूंगा। ठीक है, इस पर और बात करेंगे बेटा, अभी आपके समझ में आएगा। तो ये पहले हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, ये पहले बेटा हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है सर, क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे, इसका नोट कीजिए, फिर एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये फॉर्मूला क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं और एग्जांपल के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए, जैसे बोलता है कि भाई एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपये का है, इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट 80 रुपीज़ का है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से 20 रुपये की है और बेटा इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 40 रुपये की है। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का सर 30 रुपये का आ गया और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सर 40 का आ गया। ठीक है, अब बेटा मान लो कि हमारे पास लेबर आवर शॉर्टेज है, लेबर आवर बेटा शॉर्टेज है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे लेबर के 2 घंटे चाहिए और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे लेबर के 4 घंटे चाहिए। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट ए बनाता हूँ तो 50 रुपये में बिकेगा, 20 रुपये इसकी वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड इंक्लूड है। कंट्रीब्यूशन 30 रुपये का आता है, यहाँ पर 80 रुपये की सेलिंग प्राइस है, 40 रुपये इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, इस 40 रुपये में इसका मटेरियल, इसका लेबर और वेरिएबल ओवरहेड इंक्लूड है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 40 का आता है। लेकिन इस प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए,
इसकी एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर दो घंटे लगेंगे। तो लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी एक यूनिट पे कितने घंटे लगेंगे। कहता है यहाँ पर मुझे 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं प्रोडक्ट ए बनाना चाहता हूँ तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। यहाँ सर अगर मैं प्रोडक्ट बी बनाता हूँ तो मुझे इसमें लेबर के 4 घंटे लगेंगे। लेबर की मेरे पास शॉर्टेज है, मुझे रैंडमली नहीं देखना कि लेबर यहाँ लगा दो या यहाँ पे लगा दो। मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं लेबर कहाँ लगाऊँ, लेबर यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि लेबर कौन से प्रोडक्ट पे लगाने पर मुझे रिटर्न सबसे ज़्यादा मिल रहा है, लेबर कहाँ पर शिफ्ट करने से मुझे रिटर्न सबसे ज़्यादा मिल रहा है, या मुझे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा। ठीक है, सी था, सी का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन सर। ये कंट्रीब्यूशन मेरा यहाँ से इतना आया। अब मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और पर लेबर आवर, और पर लेबर आवर लगाऊंगा। यहाँ मुझे 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा लेबर के 2 घंटे लगाने के बाद। तो इसका मतलब लेबर यहाँ मुझे ऑन एवरेज 1 घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहा है। तो यहाँ लेबर सर मुझे 1 घंटे में 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन कमा के देगा, है ना। यहाँ कंट्रीब्यूशन 30 रुपये का है, पर लेबर के दो घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे लेबर 1 घंटे में आपको 10 रुपये का रिटर्न या 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहा है। यहाँ पर बेटा 40 रुपये आपको मिलेंगे कंट्रीब्यूशन, है ना। और यहाँ पे भी सर आपके लेबर के, अच्छा बेटा 30/2 15 होगा, नॉट 2 नॉट 10। 30/2 होगा तो कितना हो जाएगा 15। ऑलराइट, तो यहाँ पर 30 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, लेबर के 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ लेबर 1 घंटे में आपको 15 रुपये कमा के देगा। और यहाँ पर बेटा 40 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, पर लेबर के 4 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पे लेबर आपको 10 रुपये कमा के देगा। अगर लेबर की शॉर्टेज है तो लेबर का हमने मोस्ट एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, हमने लेबर का बेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो बताइए लेबर का 1 घंटा कहाँ पर बेस्ट है। सिंपल सर, हम कह सकते हैं सर यहाँ पर 1 घंटे में 15 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ 10 रुपये मिल रहे हैं, तो पहले लेबर को यहीं पे लगाओ। जितना प्रोडक्ट ए की डिमांड है उतना मैक्सिमम बना लो, और उसके बाद भी अगर लेबर आवर बच जाते हैं फिर आप बी में जाना। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना लेबर ए में लगाना पड़ेगा। तो मैं सर यहाँ पर अगर रैंकिंग दूंगा, ठीक है, रैंकिंग फॉर प्रेफरेंस, अगर सर मैं प्रेफरेंसेस दूंगा तो सर इसको पहली रैंकिंग देंगे, इसको सेकंड रैंकिंग देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बोल दिया लेबर आवर शॉर्टेज है, तो एक प्रोडक्ट में कितना लेबर आवर लगेगा वो बता दिया। कभी कभार बोल देगा मटेरियल की आपके पास शॉर्टेज है तो मटेरियल दिया होगा। करना ऐसे ही है, पहले प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालो और उस प्रोडक्ट में कितना की फैक्टर लगेगा, एक यूनिट में कितना की फैक्टर लगेगा उससे डिवाइड कर दो। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंड पर यूनिट ऑफ की फैक्टर आ जाएगा। फिर जहाँ ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर एक जनरल टेबल है कि किस सिचुएशन में किससे डिवाइड करना है या किस सिचुएशन में रैंकिंग किसके आधार पर होगी। इतना करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आई गेस आपने कर लिया इतना, तो ये मैंने बताया कि हम इस टॉपिक में करने के जा रहे हैं। चलिए, तो की फैक्टर का मतलब ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसकी हमारे पास लिमिटेशन है, शॉर्टेज है, उसको हम की फैक्टर बोलेंगे। देखो बेटा, यहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ से बेटा आपको नोट लिखना है कि की फैक्टर कौन कौन सा होगा और आप रैंकिंग किस आधार पे करोगे। ठीक है बेटी, अगर मटेरियल आपका की फैक्टर है, मटेरियल की क्वांटिटी सर, तो आप पहले कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे, जो प्रोडक्ट है उसकी एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, डिवाइड करोगे उसको मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से, मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है सर, पहला तो ये तरीका हो गया। अगर आपके पास लेबर आवर्स लिमिटेड हैं, सेम चीज सर, ऊपर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट लोगे और उसको लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड कर देना है। ठीक है सर, जो भी की फैक्टर वो होगा उससे डिवाइड कर देना है, बस आपको ध्यान रखना। अगर हमारे पास मशीन आर्ट्स लिमिटेड है, अगर मशीन आर्ट्स बेटा हमारे पास लिमिटेड है तो क्या करेंगे सर, पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट लेंगे, उसको हम मशीन आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। अगर बेटा सेल्स क्वांटिटी लिमिटेड है, अगर सेल्स क्वांटिटी लिमिटेड है बेटे, तो यहां पर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट देखोगे और फिर सर उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर सेल्स की क्वांटिटी आपको लिमिटेड बोला हो तो सिर्फ हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, और जहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसको सर आप पहले रैंकिंग करोगे। जैसे कि ऐसे मान लो कि सर आपकी कंपनी सर मान लीजिए एक ऑडी कार भी बनाती है, ठीक है सर, जिसको मान लीजिए बेटा सपोज 80 लाख में बेचा जाता है, और तो सर हो सकता है कि इसका प्राइस और भी ज़्यादा हो। मान लो 80 लाख में बेचा जाता है और उसको बनाने की कॉस्ट सपोज सर 50 लाख की आती है, तो उस पर 30 लाख का प्रॉफिट है। और आपकी कंपनी सर एक ऐसा पेन भी बनाती है जो 20 रुपये में बेचा जाता है और सर इस पर 15 रुपये की कॉस्ट आती है। आपको बोला गया आप एक ही आइटम बेच सकते हो, एक ही आइटम बेच सकते हो, या तो एक कार बेच लो या एक पेन बेच लो। क्वांटिटी की लिमिट लगा दी, किसको बेचोगे? एक पेन बेचोगे तो 15 रुपये का आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मान लो प्रॉफिट नहीं है वो, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और सर एक कार बेचता हूँ तो 80 माइनस 50 30 लाख का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो किसको बेचोगे? जिस पे 30 लाख का कंट्रीब्यूशन है उसको बेचा जाएगा, या जिस पर 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन है उसको बेचा जाएगा, क्योंकि आइटम तो एक ही बेचना है। बताइए, सिंपल सी बात है सर, एक कार ही बेचेंगे, राइट। तो जहाँ पर क्वांटिटी आपकी लिमिटेड होती है वहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा सर? वहाँ पर आपको जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है उसके हिसाब से रैंकिंग करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास सेल्स अमाउंट लिमिटेड है सर, सेल्स रुपीस में अमाउंट में हमारे पास लिमिटेड है, तो फिर हम हर प्रोडक्ट का पीवी रेशो निकालेंगे और पीवी रेशो के आधार पर फिर आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी। अगर सेल्स अमाउंट में लिमिटेड होगी तो पीवी रेशो आपको निकालना पड़ेगा और उसके हिसाब से रैंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है सर। सेल्स अमाउंट में होने का मतलब क्या है? जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि आप मैक्सिमम सपोज 1 लाख रुपए की सेल्स कर सकते हो। अगर आप 2 प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक पेन बेच रहे हो और सर चेयर बेच रहे हो, तो आप जितने मर्जी पेन बेचो बट सभी पेन की टोटल सेल वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। या आप जितने मर्जी चेयर बेच लो लेकिन सभी चेयर की सेल्स वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दोनों की सेल्स वैल्यू मैक्सिमम 1 लाख रुपए हो सकती है। किसको बेचा जाएगा? जिसका पीवी रेशो ज़्यादा होगा, क्योंकि पीवी रेशो क्या बताता है? फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर किसी का पीवी रेशो 40% है तो इसका ये मतलब होता है जितनी भी सेल्स होगी उसका 40% हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अगर इस पेन का पीवी रेशो सपोज 50% है तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की पेन बेचने से 50% कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मतलब 50,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 1 लाख का 50%। और सर अगर मैं चेयर बेच रहा हूँ और सभी चेयर्स की टोटल सेल वैल्यू 1 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन चेयर का पीवी रेशो मान लीजिए बेटा 30% है, तो चेयर्स अगर 1 लाख रुपए की बेचता हूँ तो उसका 30% कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, केवल 30 से 30,000 ही मिलेगा।
तो अल्टीमेटली मुझे पीवी रेशियो के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, राइट सर। तो ये आपको हो गया पीवी रेशियो। तो ये 5 बेसिस होते हैं और इसके ऊपर बेटा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो अब हम सॉल्व करते हैं। सेम भी इंटर के मॉड्यूल में केवल एक ही क्वेश्चन इसका दिया है, ठीक है सर। ग्रुप 1 के बच्चों का इस टॉपिक पे केवल एक ही क्वेश्चन बुक में है और ग्रुप 2 में सेम क्वेश्चन जो ग्रुप 1 में है, पहले वो सारे क्वेश्चन ग्रुप 2 में रिपीटेड हैं। ग्रुप 2 के मॉड्यूल में ग्रुप 1 के मार्जिनल कॉस्टिंग के पहले सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊँ जो मॉड्यूल में नहीं है। तो उसके लिए फिर मैं आपको इसके कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन डाउनलोड करने पड़ेंगे जो मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इतना लिख लो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो मैं ऐसा करता हूँ बेटा, एक तो क्वेश्चन बोर्ड पे पहले लिख देता हूँ और फिर आपको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन का मैं लिख नहीं देता आपको, आप क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन है बेटे, इसमें कुछ ऐसा बोला गया है, एक कंपनी 3 तरीके के प्रोडक्ट बेच रही है। प्रोडक्ट्स हैं ए, बी और सी। इसमें सर मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगती है, रुपीस पर यूनिट। तो मान लो कहता है कि इसमें 2.25, इसमें 3.25 और इसमें 4.25 रुपये का मटेरियल लगता है, ठीक है सर। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीस पर यूनिट, ये 0.50, 0.50, 0.50, ठीक है सर। लेबर की कॉस्ट बेटा दोनों में सेम है। उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको पर यूनिट की, ये है 0.30, 0.45 और फिर कहता है 0.71। सेलिंग प्राइस आपको पर यूनिट गिवन है और ये है आपका 5 रुपये पर यूनिट, 6 रुपये पर यूनिट, 7 रुपये पर यूनिट, ठीक है सर। फिर यहाँ पे लिखा है मशीन टाइम पर यूनिट सर। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कितना मशीन टाइम लगेगा, इसमें लगेंगे 39 मिनट्स। एक ए को बनाने में मशीन के 39 मिनट लगते हैं और सर बी में 20 मिनट लगते हैं और बेटा इसमें 7 मिनट लगते हैं, ठीक है बेटा। ये टाइम दे रखा है मिनट्स में आपको। क्वेश्चन में कहता है इफ प्रोडक्शन इज लिमिटेड बाय मशीन कैपेसिटी, अगर मशीन कैपेसिटी
आपके पास लिमिटेड हैं, तो प्रोवाइड प्रेफरेंस रैंकिंग फॉर ईच प्रोडक्ट। आपको हर प्रोडक्ट के लिए सर प्रेफरेंस रैंकिंग देनी है। पहला पार्ट आपसे ये होता है, कहता है हाउ विल योर आंसर चेंज इफ, क्वेश्चन में कहता है इफ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है, इट इज गिवन दैट it is given that 3 kg, 4 kg and 5 kg of material is required to produce 1 unit of A, B and C respectively। ठीक है सर। क्वेश्चन कहता है हाउ विल योर आंसर चेंज, आपका आंसर कैसे चेंज होगा दूसरी सिचुएशन में, अगर आपका की फैक्टर मशीन टाइम ना होगी, क्या है सर, आपका मटेरियल की फैक्टर बन जाता है। एक बार पूरा क्वेश्चन को बेटे आप 10-15 सेकंड आराम से पढ़ें, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अगर हमने पढ़ लिया होगा तो 3 प्रोडक्ट है बेटा ABC, इसका मटेरियल लगेगा रुपीस पर यूनिट 2.25, इस पर खर्चा आ रहा है बेटा मटेरियल का 2 रुपये 25 पैसे का, इस पर 3 रुपये 25 पैसे का और सर इसमें 4.25 पैसे का, ठीक है सर, 4 रुपये 25 पैसे का ही खर्चा आ रहा है। खर्चा आएगा लेबर का 3 रुपये 50 पैसे का, अदर वेरिएबल कॉस्ट है आपकी सर 30 पैसे, 45 पैसे और 71 पैसे। सेलिंग प्राइस आपका 5, 6 और 7 रुपये का है। एक को बनाने में 39 मिनट लगेंगे मशीन के, ठीक है बेटे। तो आपको जैसे मशीन आवर्स दिए होते हैं, यहाँ पर मशीन मिनट्स दिए हुए है ना, जैसे मशीन आवर्स बोलते हैं, और द नंबर ऑफ मशीन मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग आवर्स। यहाँ पर टाइम्स आपको आर में ना देके किस में दिया हुआ है बेटा, मिनट में दिया हुआ है, तो उसको मशीन मिनट बोल सकते हैं। तो आप इस टाइम को आवर्स में भी चेंज कर सकते हैं या आप मिनट में ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ए में लगेंगे आपके मशीन के 39 मिनट, बी में लगेंगे बेटा 20 मिनट और सी में लगेंगे आपके 7 मिनट, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्शन इज लिमिटेड बाय मशीन कैपेसिटी, मशीन कैपेसिटी हमारे पास लिमिटेड है, और जो भी चीज़ हमारे पास लिमिटेड होती है बच्चों उसी को हम की फैक्टर बोलते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि मशीन की हमारे पास शॉर्टेज है। अगर मशीन की हमारे पास शॉर्टेज है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे मशीन को पहले ए में लगाएं, बी में लगाएं या सी में लगाएं। तो क्या देखेंगे सर, ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिटर्न मशीन से किस प्रोडक्ट में मिल रहा है। तो मुझे मशीन के पर मिनट का रिटर्न निकालना पड़ेगा, है ना, मशीन के पर मिनट का रिटर्न ABC से निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से मुझे रैंकिंग करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि मान लो मशीन की कैपेसिटी लिमिटेड नहीं है, मशीन का टाइम शॉर्ट नहीं है हमारे पास, मशीन तो आसानी से मिल जाएगी, मटेरियल की शॉर्टेज हो गई। अगर मशीन के बदले मटेरियल शॉर्टेज होता तो सर कैसे डिसाइड करोगे जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको पहले कहाँ पर यूज करें। तो अब मुझे मटेरियल का रिटर्न तीनों से निकालना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कहाँ पर मटेरियल लगाने से रिटर्न सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा रिटर्न, उसका हम क्या करेंगे, वहाँ पर मटेरियल को पहले यूज करेंगे। देखते हैं सर। तो मेनली इसमें रैंकिंग निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला है। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है सर। 3 तरीके के आपके प्रोडक्ट हैं, ए और बी और सी। तो पहले लिखो प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना लिखना है बेटा। इसका सेलिंग प्राइस है 5, ये है 6 और ये है 7। यहाँ से माइनस कर देंगे बेटे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सभी वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ना पड़ेगा। तो
तो बेटे ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ये पूरी की पूरी। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल भी आता है, वेरिएबल कॉस्ट में लेबर भी आता है, और अदर वेरिएबल कॉस्ट लिखिए। ठीक है सर, अदर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? मटेरियल और लेबर के अलावा, जैसे कि ये वेरिएबल ओवरहेड भी हो सकते हैं, या सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं, जो भी है सर। मुझे पहले इन तीनों को जोड़ देना है, और इन तीनों को जोड़ने के बाद सर ऐसे बी के लिए करना पड़ेगा, ऐसे सी के लिए करना पड़ेगा। तीनों की वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा कि कितनी कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो 2.25 प्लस 0.5 प्लस 0.3, तो ये आती है जो आपका रुपीज़ पर यूनिट है ये। तो ये आ रहा है 3.05, राइट, 3.05, और ये आ रहा है 3.25 प्लस 0.5 प्लस 0.45, ये आ रहा है 4.2, और सर यहाँ पर 4.25 प्लस 0.5 प्लस 0.71, इसको जोड़ देंगे सर तो ये 5.76 आ जाएगा। ठीक है सर, 5.76। चलो सर, अब क्या करोगे बेटी? कंट्रीब्यूशन निकालो। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना हो तो कैसे करेंगे सर? अब तक तो आपको सब आता ही है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो 5 माइनस 3.05, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन 1.95 का आया। 6 में से 4.2 गया, यहाँ पर 1.8 आएगा बेटा, सिंपल। और बेटा 7 में से माइनस करेंगे 5.76, तो यहाँ पे 1.24 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करूँगा बेटा? मशीन टाइम, मुझे मशीन, ठीक है सर, या मशीन बेटा मैं मिनट लिख देता हूँ, मशीन मिनट्स पर यूनिट। यहाँ लगेंगे 39 मिनट, यहाँ लगेंगे 20 मिनट, यहाँ लगेंगे बेटा 7 मिनट। अब जरा ध्यान से समझिए, प्रोडक्ट ए में मुझे ₹1.95 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 39 मिनट लग जाएंगे। प्रोडक्ट बी को बनाने पे मुझे ₹1.80 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, यहाँ मशीन के 20 मिनट लगेंगे। सी में ₹1.24 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा और यहाँ पर 7 मिनट लगेंगे। तो अब ये पता लगाना है कि भाई किस जगह मैं अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले यूज करूँ, किस जगह मैं मशीन को सबसे पहले यूज करूँ। तो मुझे मशीन का रिटर्न निकालना पड़ेगा फ्रॉम ईच मिनट, कि मशीन का 1 मिनट सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ से दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा बेटी? अब मैं यहाँ से निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर मशीन मिनट, या पर यूनिट ऑफ मशीन मिनट, पर मशीन मिनट बोल सकते हैं या मशीन टाइम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.95 को 39 से डिवाइड कर देता हूँ बेटा। तो जब मैं 1.95 को डिवाइड करूँगा 39 से, तो यहाँ आता है बेटा 0.05। ठीक है सर, ये रुपीस में है। ठीक है बेटा, ये सब डेटा आपका रुपीस में निकल के आया, क्योंकि ये भी रुपीस में था, ये मिनट में था, तो ये रुपीस पर मिनट निकल के आएगा। ठीक है सर, ये रुपीस पर मिनट निकल के आएगा। इसका ये मतलब है यहाँ पर मशीन का 1 मिनट मुझे 0.05 मतलब 5 पैसे का रिटर्न अर्न करके देता है। ऐसे यहाँ पर 1.80 को 20 मिनट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.8 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक है सर, यहाँ पर 0.09 आ गया। यहाँ पर 1.24 और डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पर बेटा 1.24 और उसको डिवाइड कर दूंगा 7 मिनट से। ठीक है सर, तो यहाँ बेटा कितना आ रहा है बेटा मेरा? तो ये हो जाएगा 1.24 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 0.177 आ रहा है बेटे। तो बताइए बेटा, सबसे ज़्यादा किफ़ायती मशीन का 1 मिनट कहाँ पे रहेगा? प्रोडक्ट ए में यूज करना चाहिए सबसे पहले, बी में यूज करना चाहिए या सी में यूज करना चाहिए? तो बेटा यहाँ पर 1 मिनट में 5 पैसे का रिटर्न है, यहाँ पर 1 मिनट में 9 पैसे का रिटर्न है, यहाँ पर 1 मिनट में अराउंड 17 पैसे का रिटर्न है। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर हम? अब देखेंगे सर प्रोडक्ट रैंकिंग बेस्ड ऑन 5th सर। तो 5th के बेस पे रैंकिंग कर दो सर। ये पहली चॉइस होगी, सबसे पहले मशीन को यहाँ पे लगाएंगे, जितना सी बनाना होगा उतना सी बनाएंगे। उसके बाद भी मशीन फ्री होगी तो फिर हम बी में जाएंगे,
ठीक है सर। फिर भी मशीन फ्री हो जाती है अगर, फिर सी में जाएंगे, तो सबसे पहले किस में यूज करना है, इसमें। तो ये इसके पहले पार्ट का आंसर है, राइट सर। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है कि अगर मशीन की लिमिटेशन नहीं है, मटेरियल की लिमिटेशन है, तो आपकी रैंकिंग कैसे चेंज होती है। उस केस में मैं क्या करूंगा बेटे, सेकंड केस के लिए, है ना, एबीसी मेरे प्रोडक्ट है, कंट्रीब्यूशन तो पहले मुझे निकालना ही पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा वो तो मैंने पहले निकाल लिया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे 1.95 आया था, ये 1.8 आया था, और यहाँ पर 1.24 आया था। पहली सिचुएशन में, पहले केस में मेरा जो की फैक्टर था वो मशीन का टाइम था, दूसरी कंडीशन में मेरा की फैक्टर मटेरियल की क्वांटिटी हो गई है, मटेरियल की क्वांटिटी। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ मटेरियल लगेगा 3 किलो, यहाँ लगेगा 4 किलो, यहाँ लगेगा 5 किलो। समझे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ए में ₹1.95 का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पर 3 किलो मटेरियल लगाना पड़ेगा जिसकी हमारे पास शॉर्टेज है। बी में ₹1.80 का रिटर्न मिलेगा, सेम वही सर, पर यहाँ पर 4 किलो मटेरियल लगेगा। सी में ₹1.24 का रिटर्न मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, बट यहाँ पर 5 किलो मटेरियल लगेगा। तो मटेरियल का 1 किलो कहाँ सबसे ज़्यादा किफायती है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल निकालना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा बेटा, अब ये करने के बाद, अगर सर ये मेरा फर्स्ट है मान लीजिए सर, और ये बेटा मेरा सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड था, अब सर थर्ड ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और फिर पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, 1.95 डिवाइड बाई 3, 1.8 डिवाइड बाई 4, 1.24 डिवाइड बाई 5। मटेरियल का 1 किलो कहाँ सबसे ज़्यादा किफ़ायती है, तो ये मुझे निकालना है। तो 1.95 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो ये 0.65 आएगा सर। 1.8 डिवाइड बाई 4, ये 0.45 आएगा। 1.24 डिवाइड बाई 5, 1.24 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो ये 0.248 आएगा, ठीक है सर। अब बेटा यहाँ से रैंकिंग कर देते हैं। बताइए सर, कहाँ मटेरियल का 1 किलो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है। यहाँ 1 किलो मटेरियल लगाने पे 65 पैसे का रिटर्न है, यहाँ 1 किलो मटेरियल लगाने पे 45 पैसे का रिटर्न है, और यहाँ पर 1 किलो मटेरियल लगाने पे अराउंड सर 25 पैसे का रिटर्न है। तो जहाँ रिटर्न ज़्यादा है उसको पहले प्रेफर करेगी। तो सर अब ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करेंगे, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसका। ओके बच्चों, आई होप आपने कर लिया होगा। और अब यहाँ से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन करूँगा और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन समझेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं।
क्वेश्चन में अगेन कुछ ऐसे बोलता है कि 3 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास बेटा, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ए बी और सी। सेलिंग प्राइस रुपीस पर यूनिट है बेटा, दो ही प्रोडक्ट, ठीक है, ए और बी। या 3 वाला क्वेश्चन करा दूंगी, लेट मी चेक बच्चों, एक 3 वाला क्वेश्चन ढूंढता हूँ, अगर या तो मिलता है तो। ये चलो पहले 2 वाला कर लेते हैं, फिर 3 वाला भी कर लेंगे। चलिए पहले से वो कर लेते हैं। तो इसमें 200 है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और बेटा इसका 500 है। मटेरियल ₹20 पर यूनिट एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। मटेरियल इसमें 40 रुपये लगा है, और सर इसमें 160 रुपये लगा है। जरा ये समझिए सर, इसमें मटेरियल टोटल 40 रुपये का लगा है, और 1 लीटर मटेरियल 20 रुपये का आता है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं इसमें कितना लीटर मटेरियल लग गया होगा, क्या बोलोगे सर आप? बोलोगे 40/20, मतलब कि 2 लीटर लगा होगा, है ना बेटी। मटेरियल सर आपका सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, राइट सर। तो सर यहाँ पे आपका 40 रुपये का मटेरियल लगा है, जिसमें बेटा आपका 20 रुपये का 1 लीटर मटेरियल आता है। तो समझ जाओ इसमें प्रोडक्ट ए में 2 लीटर मटेरियल लग गया होगा। बी में कुल मिला के 160 रुपये का मटेरियल आपका लगा है, और 1 लीटर 20 रुपये का आता है। तो इसका मतलब इसमें 8 लीटर मटेरियल लग गया होगा। उसके बाद बेटा लेबर, ठीक है सर, लेबर पर यूनिट, लेबर कितना लगा, आगे ब्रैकेट में कहता है एट द रेट ऑफ ₹10 पर आवर। इसमें खर्चा आया है लेबर का 50 रुपये का, इसमें खर्चा आया बेटा लेबर का 100 रुपये का। अब ये भी समझिए, एक ए को बनाने के लिए 50 रुपये का खर्चा आया लेबर का, राइट सर। लेकिन लेबर को 1 घंटे के आप 10 रुपये देते हो, तो इस ए में लेबर के कितने घंटे लग गए होंगे? 5 घंटे। बी में सर लेबर का खर्चा 100 रुपये का आया है, एक बी को बनाने के लिए 100 रुपये लेबर को हमने पेमेंट करी है, और लेबर को 1 घंटे के 10 रुपये देते हो, तो मतलब यहाँ पर 10 घंटे लगे होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड है, जो वेरिएबल ओवरहेड है बेटा पर यूनिट, इसमें सीधे बताया कि इसकी 20 रुपये की और 40 रुपये की इसकी अमाउंट है, ठीक है सर, इतना आपको दे दिया। मटेरियल आप पूरा वेरिएबल मानते हो, लेबर पूरा वेरिएबल मानते हो सर, और सर वेरिएबल ओवरहेड तो वेरिएबल है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि आपका जो टोटल फिक्स ओवरहेड है ये सर आपके 15,000 रुपये के लिए। क्वेश्चन में कहता है सर प्रोवाइड प्रोडक्ट रैंकिंग्स, ठीक है बेटा, इसका पहला केस है, केस नंबर ए, प्रोवाइड प्रोडक्ट रैंकिंग्स इन ईच केस। आपके पास रैंकिंग कहने को कह रहे हैं। पहले कहता है रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है। बी पार्ट में कहता है बेटा प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है बेटे, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास क्या है बेटा? लिमिटेड है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी लिमिटेड है। तीसरे में कहता है बेटा सेल्स क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी इज लिमिटेड। डी में कहता है आपको सेल्स वैल्यू इज लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में कहता है सपोज मटेरियल इज की फैक्टर, मटेरियल हमारे पास की फैक्टर है, ओनली 1000 लीटर of material is available and
मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल of each product is 300 units. 300 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, पहले पढ़ लीजिए इसको एक बार। आपको मैं टाइम देता हूँ 15-20 सेकेंड। एक बार मैं फिर पढ़ूंगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेटी, दो प्रोडक्ट है ए और बी, सेलिंग प्राइस है 200 रुपये और 500 रुपये, मटेरियल लगेगा 40 रुपये और 160 का, लेबर 50 रुपये और 100 रुपये का, वेरिएबल ओवरहेड 20 और 40 का, टोटल फिक्स ओवरहेड आपके 15,000 लगेंगे। और सर पहले केस में आपको रैंकिंग करने को बोला है और कहता है कि मान लो कि 1000 लीटर का ही आपका मटेरियल बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल है और मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल आपको अच्छा बी केस में कह रहे हैं मटेरियल आपके पास आपके पास की फैक्टर है 1000 लीटर का ही मटेरियल आपके पास अवेलेबल है और आप प्रोडक्ट ए मार्केट में 300 यूनिट मैक्सिमम बेच सकते हो और सर बी की भी आप मैक्सिमम 300 यूनिट मार्केट में बेच सकते हो। लाइक अगर आप मार्केट में पेन बेचने जाओगे तो 300 पेन ही आपके बिकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बिक सकते। सेम ऐसे दूसरा प्रोडक्ट अगर आप पेंसिल बनाते हो तो पेंसिल भी मैक्सिमम 300 ही आपकी बिकेगी, उससे ज़्यादा सर नहीं आपकी बिक सकती है ना सर। तो हर प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेल 300 यूनिट है। क्वेश्चन में मान लो और कहता आगे, कहता फाइंड टोटल प्रॉफिट। ठीक है सर, इस सिचुएशन में टोटल प्रॉफिट आपको निकालना है। इन ऑप्टिमम केस या इन दिस के लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फिक्स ओवरहेड दे रखा है, तो फिक्स ओवरहेड को यूज करने के लिए मान लो कि क्वेश्चन में प्रॉफिट भी आपसे पूछ लिया। और तो अगर आपको सिर्फ रैंकिंग करने को बोलता है तो रैंकिंग करने के लिए फिक्स ओवरहेड का कोई यूज नहीं है। करते हैं बेटा क्वेश्चन, देखिए जरा कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम केस ए लेके चलेंगे, पहला पार्ट लेके चल रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बेटा आपका बी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बेटा ध्यान से देना, यहाँ सेलिंग प्राइस है 200 रुपये का और यहाँ पर है 500 रुपये का सर। ठीक है, तो इसको बेटा मान लीजिए कि मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ सर, ये फर्स्ट पार्ट है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल पर यूनिट। अगेन बेटा वेरिएबल कॉस्ट के लिए मुझे मटेरियल, लेबर और सर ये इनको ऐड करना पड़ेगा। तो 40 और 50 90, 90 और 20 110, 160 और 100 260 और 40 300, ये 300 आ गया। अब यहाँ से बेटे मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालूंगा, कंट्रीब्यूशन रुपीस पर यूनिट। ठीक है बेटे, 200 में से 110 को माइनस कर दो 90, 500 में से 300 माइनस कर दो 200 सर, ये कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पहले पार्ट में क्या बोलता है हमारे पास, रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है सर। ठीक है सर, ए के अंदर बहुत आपके पास बहुत सारे आपके पास केस है। यहाँ पे चलो मान लो मैं अभी पीवी रेशियो भी निकाल लेता हूँ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर 90 डिवाइड बाय 200 करोगे सर, इंटू 100 करोगे तो बेटा यहाँ पर पीवी रेशियो 45% आएगा। ठीक है सर, 90 डिवाइड बाय 200 इंटू ये, और सर यहाँ पे 200 बाय 500 करोगे तो सर यहाँ 40% आएगा। ये पीवी रेशियो भी मैंने निकाल लिया। अब सर ए पार्ट के अंदर बहुत सारे केस हैं। पहले केस में कहता है रॉ मटेरियल आपका शॉर्ट सप्लाई में, तो क्या करूँगा, पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा सर, कितना कितने। ठीक है सर, कंट्रीब्यूशन आया 90 और यहाँ पर आया सर 200। फिर लिखूंगा मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, ध्यान से देखना है।
ये फर्स्ट मान लिया मैंने, इसको मैंने सेकंड मान लिया। देखो बेटा ध्यान से, मटेरियल क्वांटिटी, क्वांटिटी है बेटा आपका लीटर में, मटेरियल क्वांटिटी आपकी लीटर में पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्यारे बच्चों, एक प्रोडक्ट ए में टोटल 40 रुपए का मटेरियल लगा है और 1 लीटर मटेरियल 20 रुपए का था, तो इसमें मटेरियल कितना लीटर लग गया होगा? तो 40 रुपये टोटल लगा, 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से, तो यहाँ पर 2 लीटर मटेरियल लग गया होगा। यहाँ पर 160 रुपये का टोटल मटेरियल लगा है, 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से, तो बेटा यहाँ पर आपका 8 लग गया होगा। अगर मटेरियल मेरे पास शॉर्टेज में है तो मैं मटेरियल को पहले ए में लगाऊं या बी में लगाऊं? क्या डिसाइड करना पड़ेगा? मटेरियल का 1 लीटर का रिटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है? कहाँ पर 1 लीटर मटेरियल को यूज करना सबसे ज़्यादा किफ़ायती माना जाएगा, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम माना जाएगा? तो ये मैं कैसे करूँगा सर? अब लिखूँगा कंट्रीब्यूशन पर लीटर, ठीक है सर। इसको सिंपल आप कंट्रीब्यूशन पर लीटर भी लिख सकते हो सर, या पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, फिर पर लीटर ऑफ मटेरियल ऐसे लिखो, या सिंपली कंट्रीब्यूशन पर लीटर लिख लो। तो यहाँ पर 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा बेटा 45 का, ठीक है सर। ये रुपीज़ में यहाँ पे लगा देता हूँ, रुपीज़ पर लीटर आ रहा है, ये 45 आ रहा है। और यहाँ पर बेटा मैं 200 को डिवाइड कर दूंगा 8 से, तो 200 का आधा 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, तो बेटा यहाँ 25 आ रहा है। अब बताओ बेटी कौन सा बेटर है? अगर मैं आपसे यहाँ पे रैंकिंग करने को बोलूँ, सर रैंकिंग कैसे करोगे आप, प्रेफरेंस कैसे दोगे? रैंकिंग फॉर प्रेफरेंस, या बेटे सिंपल आप प्रेफरेंस रैंकिंग लिख दो। तो बेटे सबसे पहले यहाँ यूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है सर। ये हमारा पहला केस हो गया, केस नंबर ए। इतना नोट करेंगे, फिर मैं केस बी मांगूंगा फटाफट से। चलो बच्चों, आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड केस में आते हैं पहले बच्चों। सेकंड केस में कहता है प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास लिमिटेड है। बेटा कैपेसिटी या तो हम लगाते हैं सर लेबर आवर्स में, या मशीन आवर्स में, या बेटा प्रोडक्शन यूनिट भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, मशीन आवर्स नहीं है, तो कैपेसिटी का मतलब लेबर आवर्स से है, लेबर के टाइम से, ठीक है सर। पिछले क्वेश्चन में बोला था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड बाय मशीन टाइम, उसमें लेबर भी गिवन था और मशीन टाइम भी गिवन था, बट क्वेश्चन में कहा था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी मशीन टाइम से लिमिटेड है, इसलिए मशीन के थ्रू रैंकिंग करी थी। इसमें कुछ बोला नहीं है, बस बोला है प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, तो हम सिर्फ लेबर टाइम को ले लेंगे, लेबर आवर्स को ले लेंगे, है ना। क्योंकि कैपेसिटी लेबर आर के ऊपर डिपेंड करती है, या मशीन आर के ऊपर डिपेंड करती है, या प्रोडक्शन यूनिट्स कितना बना सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। चलो सर, तो यहाँ पे बेटा लेबर के बेस पे निकालना है केस बी में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा सर? यहाँ पे मैं लिखूंगा केस नंबर सेकंड में, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे मैं लिखूंगा लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये बेटा ध्यान से देखना, ये आपको ध्यान से देखना है। कंट्रीब्यूशन वही है 90 और 200। प्रोडक्ट ए में 50 रुपये खर्चा आया है लेबर का, 50 रुपये लेबर का खर्चा आया है, और क्वेश्चन कहता है कि आप लेबर को 1 घंटे के 10 रुपये पे करते हो। तो इस हिसाब से ए में कितने घंटे लेबर लग गया होगा? 5 घंटे, क्योंकि 50 रुपये आपने टोटल पे करे हैं और लेबर को 1 घंटे के 10 रुपये देने थे, तो यहाँ पे लेबर के सर आपके 5 घंटे लगे होंगे, राइट सर। लेबर आर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर 100 रुपये आपका खर्चा है लेबर का, और सर आप 10 घंटे की अमाउंट देते हो, 10 रुपये 1 घंटे की अमाउंट देते हो, तो यहाँ पर 10 घंटे लगे होंगे। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकाल लो, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर। तो कैसे सर? 90 डिवाइड बाय 5, 18, ठीक है सर। रुपीज़ में निकालेंगे हमने, रुपीज़ पर आर में लिख लेगा, और यहाँ पर बेटा ये 200 डिवाइड बाय 10 कर लो, तो बेटा ये आपका 20 रुपये निकलेगा। बताइए सर, तो लेबर को सबसे पहले कहाँ यूज करना चाहिए? जहाँ लेबर का 1 घंटा सबसे ज़्यादा किफ़ायती होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट ले लेंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर क्या ले लेंगे? सेकंड ले लेंगे। इस तरीके से लेके आपको चलना है। ऑलराइट, इसको समझ लो अच्छे से। केस नंबर बी, उसके बाद केस सी में आएंगे।
चलिए बच्चों, आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं अब फटाफट से केस सी में आ जाता हूँ बेटा। केस सी में कहता है सेल्स क्वांटिटी इज लिमिटेड, सेल्स की क्वांटिटी लिमिटेड है। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर सेल्स की क्वांटिटी लिमिटेड होगी तो कैसे काम किया जाएगा। तो बेटा आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने शुरू में टेबल बनाई थी और बताया था कि जब सेल्स की क्वांटिटी लिमिटेड होती है तो हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं बस सीधे कि किस प्रोडक्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से रैंकिंग कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि या तो आप एक कार बेच सकते हो या एक पेन बेच सकते हो। आइटम एक ही आपको बेचना है, तो किसको बेचोगे, एक पेन बेचोगे या कार बेचोगे। तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, अगर कार 50 लाख, कार 80 लाख की बिकेगी, वेरिएबल कॉस्ट 50 लाख की है, तो एक कार पे 30 लाख का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये एक पेन 20 रुपये में बिकेगा, इस पर 15 की वेरिएबल कॉस्ट है, तो इस पर केवल 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो किसको बेचोगे सर, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होगी आपकी। मान लीजिए सर फिक्स कॉस्ट दोनों केस में सेम है, तो आप एक कार बेच लो, राइट। तो तीसरे वाले केस में सिंपली क्या करेंगे सर, हम कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहीं से रैंकिंग कर देंगे सिंपल। ये फर्स्ट और ये सेकंड। जहाँ पर सेल्स की क्वांटिटी लिमिटेड होती है आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे रैंकिंग कर देंगे। ओके सर, नोट कर लो इसको। फिर केस डी में आते हैं। चलो बच्चों, आई गेस आपने नोट कर लिया है। डी केस में कहता है सेल्स वैल्यू सेल्स अमाउंट में लिमिटेड है। अगर सेल्स अमाउंट में लिमिटेड होगी तो रैंकिंग कैसे करते हैं बेटा, अगेन मैंने बताया था, अगर सेल्स अमाउंट में लिमिटेड होगी तो आप रैंकिंग पीवी रेशो के आधार पे करते हो बेटे। ठीक है, ये सारी बातें आपको मैंने थ्योरी में बताई है। इसमें सिंपली आप क्या करोगे, पीवी रेशो लिखोगे कि पीवी रेशो किस केस में कितना कितना है। तो बेटा पीवी रेशो 45% है और यहाँ पर 40% है, राइट बच्चों। तो सीधे यहाँ से रैंकिंग कर दो, क्योंकि सेल्स वैल्यू आपकी लिमिटेड है। ये फर्स्ट हो गया बेटा, ये सेकंड हो गया। ठीक है, सेल्स क्वांटिटी में लिमिटेड होगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स अमाउंट में लिमिटेड होगा तो पीवी रेशो के बेसिस पे, राइट। इसको कर लीजिए। बी केस पे आते हैं। चलो बच्चों, पार्ट बी में क्या बोलता है। पार्ट बी में कहता है सपोज सर आपका मटेरियल ही की फैक्टर है। कह रहा मान लो सर यही केस था, मटेरियल ही की फैक्टर है और हमारे पास 1000 लीटर का मटेरियल पड़ा हुआ है। आपको गाइड करना है कि मटेरियल को कैसे कैसे यूज करें, जबकि प्रोडक्ट ए की डिमांड 300 यूनिट है मैक्सिमम और सर बी की डिमांड मैक्सिमम 300 यूनिट की है। तो बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसके ए पार्ट पे वापस जाना पड़ेगा। अगर सर मैं इस बी पार्ट पे आऊं, ठीक है बेटे, बी पार्ट पे मैं आऊं तो व्हेन मटेरियल इज की फैक्टर, ठीक है सर। तो सर मेरी प्रेफरेंस रैंकिंग कौन कौन सी थी, फर्स्ट क्या थी बेटा, सेकंड क्या थी, है ना बेटे। तो बेटा मैंने तो मिटा दिया, मुझे थोड़ा सा फिर से करना पड़ेगा कैलकुलेट। यहाँ 90 रुपये आया था और मटेरियल इसमें कितना लग रहा था बेटा, मटेरियल मेरा इसमें लग रहा था 2 लीटर। तो 90/2 45 आया था और वहाँ 200/8 25 आया था। तो बेटा फर्स्ट मेरा ए था और सेकंड से मेरा बी था, है ना बेटे। ये रैंकिंग मैंने ऑलरेडी निकाल दी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है सर देखो जरा, सेल्स पोटेंशियल कितना कितना है सर। ए की भी हम 300 यूनिट बेच सकते हैं, बी की भी हम 300 यूनिट बेच सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड सर चाहिए कितना, अगर ए की 300 यूनिट बनानी है और एक ए में बेटा 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से
2 लीटर मटेरियल लग रहा था, तो 300 इंटू 2, आपको यहाँ पर 600 लीटर मटेरियल यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? 40 रुपये की कॉस्ट आई थी, 20 रुपये पर लीटर का प्राइस था, तो ए में 2 लीटर लगा था, एक यूनिट में 2 लीटर मटेरियल लगा था, तो एक ही 300 यूनिट में कितना लीटर लगेगा? 600 लीटर। ऐसे बेटा बी भी अगर आपको 300 बनाना है और 160 रुपये खर्चा आया था बी में, 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से, तो 8 लीटर एक बी में लगी थी। अगर एक बी में 8 लीटर लगे थे, तो सर 300 बी में कितने लीटर लगेंगे? तो सर 2400 लीटर। तो टोटल मिला के ना आपको 3000 लीटर चाहिए, लेकिन सर जो अवेलेबल मटेरियल है कितना बोला गया? आपके पास केवल 1000 लीटर ही अवेलेबल है। आपको टोटल 3000 लीटर मटेरियल चाहिए था, ताकि आप ए और बी 300-300 बना देते। बट क्वेश्चन क्या है सर? 1000 लीटर ही अवेलेबल है, तभी तो की फैक्टर बोला गया है। अगर वो 3000 लीटर ही अवेलेबल होता या 3000 से ज़्यादा होता, फिर वो की फैक्टर क्यों होता? ठीक है, ये पार्ट बेटा करने की जरूरत नहीं थी आपको, बस ये मैंने समझाया है। अब कह रहा है अगर 1000 लीटर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, इसका मतलब मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, तो हमें गाइड करो कि हमें कितना ए बनाना चाहिए, कितना बी बनाना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास 1000 लीटर ही अवेलेबल है, और फिर इस सिचुएशन में प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा के एक सर क्या करूंगा? टेबल लगाऊंगा। चलो प्यारे बच्चों, तो आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। आप यहाँ से सर एक टेबल बनाने जा रहे हैं, वो हमारा यहाँ से मेन आंसर होगा। ठीक है, तो आई गेस सर नहीं बेटा, मैं ये वाला पोर्शन ही बता देता हूँ। मुझे याद रखना है कंट्रीब्यूशन और यूसेज कितना कितना है। इसमें 2 लीटर चाहिए मुझे, और इसमें मुझे 8 लीटर चाहिए। ठीक है बेटा, डिमांड 300 की है। अब ये पूरा बिटा रहा हूँ मैं। देखो सर, अब यहां से क्या करूंगा मैं? कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कितना ए प्रोड्यूस करूं और कितना बी प्रोड्यूस करूं। ठीक है सर, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, अब ये हम करने जा रहे हैं सर। सबसे पहले यहां पर प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। आपको प्रेफरेंस के ऑर्डर में लिखना है। तो बेटा मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था? ए था, और सर सेकंड प्रेफरेंस बी था। कब सर? जब मटेरियल आपके पास की फैक्टर था। अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा सर? सेल्स पोटेंशियल। इसकी मैं कितनी सेल कर सकता हूँ, मार्केट में कितनी क्वांटिटी बिक सकती है। क्वेश्चन में कहा था इसकी भी 300, इसकी भी 300। ठीक है सर, यहाँ पे बेटा उसके बाद फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें कितना मटेरियल चाहिए ये यहाँ पे निकालना है लीटर में सर। तो 300 इंटू 2, यहाँ पर 600 लीटर चाहिए, और यहाँ पर 300 इंटू 8 2400 लीटर चाहिए। ठीक है बेटे, पहले तो ये कॉलम भर लिया हमने, रैंकिंग के आधार पर प्रोडक्ट लिख दिया, सेल्स पोटेंशियल लिख दिया, और कितना मटेरियल चाहिए सर ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल अवेलेबल। ठीक है सर, कितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। तो बेटा फिलहाल तो कह रहा है हमारे पास अभी 1000 मटेरियल अवेलेबल है, 1000 लीटर का मटेरियल अवेलेबल है। हमें एक ही 300 लीटर बनाने के लिए 600 लीटर मटेरियल चाहिए। ठीक है सर, 1000 लीटर हमारे पास मटेरियल है। तो पहले बताओ 1000 लीटर इस 300 यूनिट को बनाने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है? अभी बी को मत देखो, केवल एक ही बात हो रही है। एक ही 300 यूनिट को बनाने के लिए 600 लीटर मटेरियल लगेगा, हमारे पास 1000 लीटर अवेलेबल है, तो क्या ये सफिशिएंट है या नहीं है? है सर, जब चाहो तो इसी के नीचे लिख दो सफिशिएंट। ठीक है बेटे, ये अभी के लिए लिख दिया, बाद में पेपर में आपको लिख के नहीं आना है, जब पेंसिल से लिख देना सर इतना हमारा सफिशिएंट है। तो सर यहाँ से क्या होगा सर? अल्टीमेटली सर मटेरियल यूज कितना किया हमने, तो यूसेज कितनी हुई बेटा? हमने ये 1000 में से 600 चाहिए था,
हमने 600 लीटर, ठीक है सर, मटेरियल यूसेज लिख लेते हैं इसको, मटेरियल यूसेज। तो सर हमें 600 चाहिए था, हमने 600 की यूटिलाइजेशन कर ली। इसका ये मतलब है बेटा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, हमने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, क्वांटिटी प्रोड्यूस हमने यहाँ पे निकाली, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो बेटा यहाँ पर हमारी 300 यूनिट पूरी बन गई है ना, क्योंकि 300 यूनिट को बनाने के लिए 600 लीटर मटेरियल चाहिए था, 1000 मेरे पास अवेलेबल है, तो बेटा मैंने यहाँ पर 1000 ही बना दिया, तो यहाँ पर सर 300 यूनिट का मेरा प्रोडक्शन बन गया। ठीक है बेटे, एक कॉलम बेटा और इसके आगे बनेगा, जगह नहीं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक कॉलम इसके आगे बनेगा, उसमें आप लिखोगे बैलेंस मटेरियल। बैलेंस मटेरियल कितना है सर, तो 1000 में से मैं अगर बेटा 600 यूज कर लूंगा तो अल्टीमेटली कितना बचेगा, केवल 400 लीटर का मटेरियल आपके पास बचेगा। ये कॉलम इसी कॉलम के आगे आएगा बेटा। बैलेंस मटेरियल कितना बच गया आपका, 400 लीटर का। ठीक है सर, मतलब बी में अब मैं बचा हुआ 400 लीटर यूज कर सकता हूँ। बी का सेल्स पोटेंशियल 300 यूनिट का है और एक बी में 8 लीटर के हिसाब से मुझे 2400 लीटर चाहिए, बट क्या मेरे पास 2400 लीटर अवेलेबल है? नहीं सर, मेरे पास केवल 400 लीटर ही अवेलेबल है। तो क्या ये 400 लीटर 300 यूनिट बी बनाने के लिए सफिशिएंट है? सर ये इनसफिशिएंट नहीं है, ये इनसफिशिएंट नहीं है। अगर ये सर ये इनसफिशिएंट है तो सफिशिएंट नहीं है, तो अगर ये 400 अवेलेबल है तो मैं 400 ही यूज कर सकता हूँ बेटा, मैं 400 ही यूज कर सकता हूँ। अगर मैं 400 लीटर ही मटेरियल यूज कर सकता हूँ और एक बी में 8 लीटर लगेगा, तो इस 400 लीटर से कितने बी बना सकता हूँ? बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास 2400 लीटर मटेरियल अवेलेबल होता तो मैं 300 बना देता, लेकिन 2400 है नहीं, मेरे पास 400 लीटर मटेरियल बचा हुआ है, तो मैं इस 400 से बेटा कितना बना सकता हूँ? तो बेटा इस 400 से 8 के रेट पर, मैं इस 400 से 8 के रेट पर केवल 50 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ। उसके बाद बेटा मेरा जो मटेरियल बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो ये मेरा नील हो गया। तो अल्टीमेटली बेटा डिसाइड क्या हुआ? डिसाइड ये हुआ कि मुझे 300 ए बनाना चाहिए, मुझे 300 ए बनाना चाहिए और सर मुझे 50 बी बनाना चाहिए। मैं बी 300 यूनिट नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं है। ठीक है सर, तो कई बार इस तरीके से आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। ऑलराइट, ये करने के बाद बेटा अब मैं क्या करूँगा, ये करने के बाद आपको बोला भाई आपने इस केस में प्रॉफिट भी निकालना है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, ये फिनिश हो गया, इसी के नीचे फिर अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है सर, कैसे करेंगे? पहले टोटल सेल्स निकाल लो सर, टोटल सेल्स निकाल लो। टोटल सेल कैसे निकालेंगे? इसकी बनेगी 300 यूनिट, जिसको मैं बेचूंगा 200 के सेलिंग प्राइस पे। इसकी बनेगी 50 यूनिट, इसकी 50 ही बनेगी बेटा, जिसको मैं बेचूंगा 500 के प्राइस पे। तो 300 इंटू 200 ये हो गया बेटा आपका 60,000 और ये हो गया आपका 500 इंटू 5। ठीक है, तो सर ये हो गया आपका 2500, तो 25,000, 50 इंटू 500 25,000, 25,000 प्लस 60,000, तो आपकी 85,000 की पूरी सेल आती है। लेस कर दोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 300 यूनिट सर, इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 50, 40, 90 और 20, 110। इसकी 50 बनेगी सर, इसकी 30, 160, 300, तो 300 इंटू 110 और 50 इंटू 300, तो बेटा टोटल मिला के ये 48,000 की है ना सर, 48,000 की यहाँ से आपके पास आ जाएगी बेसिकली सर वेरिएबल कॉस्ट। अब सर ये करने के बाद यहाँ से टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो। 85 में से अगर मैं 48 को माइनस करता हूँ तो ये 37,000 आएगा, 37,000। अब इसमें से बेटे फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। फिक्स कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन थी प्यारे बच्चों 15,000, तो ये 15,000 लेस करने के बाद अल्टीमेटली बेटा मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो 37 में से 25 माइनस करो
सॉरी 15 माइनस करो तो आई गेस 22,000 का प्रॉफिट आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये बेटा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आई गेस बेटा अगर ऐसे ही 3 दिए होते ए बी सी तो क्या दिक्कत थी सर, तीनों के लिए निकालते डिवाइड करके जो भी की फैक्टर होता, फिर रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से करनी होती। फिर सर यहाँ पे 3 आते 1 2 3 ए बी सी, पहले फर्स्ट वाले में मटेरियल लगाते, फिर सर बी लगाते, अगर बी में लगाने के बाद भी बच गया फिर सी में आएंगे। अगर सर ए पूरा बन गया और बी पूरा नहीं बन पा रहा तो जितना बी बन पा रहा है उतना बी बनाएंगे और सी को यूज नहीं करेंगे। तो आई गेस सर 3 वाले भी आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा ग्रुप 1 में है और कुछ छोटे मोटे टॉपिक और हैं ग्रुप 1 के जिसको मैं तीसरे लेक्चर में डिस्कस करूँगा और थर्ड लेक्चर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए कॉमन होगा और तीसरे लेक्चर के बाद आगे के फोर्थ लेक्चर से ग्रुप 2 वाला पोर्शन हमें करना है। टोटल मिला के 5 या 6 लेक्चर इस चैप्टर के बनेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।